राधे सभी दोस्तों को। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग कल पहुँचे थे लेह, हमने किया होटल और हम लोग होटल में आने के बाद में हमने खाना वगैरह खाया और अभी मॉर्निंग टाइम पे उठ के नाश्ता वगैरह किया, नहाया धोया और अभी हम लोग जा रहे हैं पत्थर साहिब दरगाह, संगम पॉइंट और मैग्नेटिक हिल्स। क्योंकि कल नाइट के टाइम पे आए तो हमने ये सारी चीज़ें कवर नहीं की। अशोक की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द दे रहा है, गुड्डू भैया का भी सर दर्द दे रहा है। तो हितेश भाई और मैं जा रहे हैं पत्थर साहिब दरगाह। हम लोग आए नीचे, हमने देखा कि हमारी गाड़ी जो है फंस गई है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे कि मेरी गाड़ी को निकालने के लिए अभी ये गाड़ी हटाओ, वो गाड़ी हटाओ, उससे अच्छा हम लोग जाएंगे हितेश भाई की गाड़ी से और हम लेह इससे एक्सप्लोर करेंगे दूसरे एडवेंचर बाइक से। एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये यहाँ के स्ट्रीट डॉग है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? इनके बाल देख रहे हो? और ये देखो यहाँ के स्ट्रीट डॉग कैसे होते हैं और यहाँ की गाय भी वैसी ही होती है। चलो अब बढ़ते हैं पत्थर साहिब की तरफ। ये देखो पत्थर साहिब गुरुद्वारा के लिए। और ये हम लद्दाख सॉरी लेह में चल रहे हैं। और ये आगे आप सुनहरे सुनहरे पहाड़ देख सकते हैं। हम लोग हितेश भाई की गाड़ी से निकले क्योंकि मेरी गाड़ी अंदर दबी हुई थी। और सीबी का भी परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त है। क्यों हिला डाला ना। और ये पहाड़ देख रहे हो आप, ये पहाड़ के पीछे जो जमीन है वो पूरी हितेश भाई के नाम पे बोलते हैं। कंट्रोल उदय। हाँ, इनके पापा यहाँ पे आकर के पूरी ज़मीन बुक करके गए थे। बोले जब मेरे लड़के की शादी करूँगा तो उसको यहीं पे रखवाऊँगा करके। और ये हमारे इंडियन आर्मी के ट्रक। और ये देखिए हमारा फ्लैग, जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। पूरे देशवासी मर मिटने के लिए तैयार है। कितने प्यार से लहराता हुआ, कितने सुकून से भाई साहब। और अरे 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 देखो कौन से पहाड़ी पे कौन से गधी के टकले के ऊपर उसने घर बनाया, देखे? अरे बाप रे बाप। और ये लेह का हॉस्पिटल 100 मीटर दूर यहाँ ये हॉस्पिटल है। ऐसे अंदर जाओगे तो हॉस्पिटल में पहुँच जाओगे। सीटी स्कैन वगैरह लिखा हुआ है। बाप रे। और यहाँ पे नो पार्किंग लिखा है, फिर भी पार्किंग हो रही है गाड़ियाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कितना प्यारा है ये पक्का कोई बुद्धिस्ट मंदिर बन रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर दिख रहे हैं। और ये देखो, मैंने बोला था ना कि यहाँ की गाय भी वैसी होती है। ये देखो, ये भरे भरे बाल वाली गाय। कुत्ते तो एकदम कुत्ते ही है। यहाँ की गाय देखो 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 देखो। ये देखो, ये मैं रुक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो कितने बड़े बड़े बाल है इसके ऊपर। ये देखो, और अपने हाँ, और अपने इधर गाय एकदम टकली चामुंडी होती है क्या नहीं? और हमारा आगे का प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि हम यहाँ से जब कल निकलेंगे मॉर्निंग अब तो मॉर्निंग ही निकलूँगा। अब कोई आए चाहे ना आए। हितेश भाई का भी कहना है कि मैं भी निकलूँगा मॉर्निंग। तो हमारे मनीष भैया और अशोक भी मॉर्निंग ही निकलेंगे, आई होप। और हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधे खारदुंगला पास करते हुए सीधे हम लोग निकल जाएंगे नुब्रा के लिए। नुब्रा जाने के बाद में हम नुब्रा से तुरतुक करेंगे। तुरतुक से थांग करके एक गाँव पड़ता है, वो करेंगे और वापस हम नुब्रा आकर के स्टे लेंगे।
और वहाँ पे स्टे लेने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे हानले से फिर उमलिंगला से और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अभी कैसा नाम याद रहते नहीं है, धीरे धीरे ये नाम याद आते जाएंगे, फिर मैं आपको बताते जाऊंगा। ये ऑफिसर मेस दिखा रहा है, यानी खाना वाना खाने का जगह होगा ये ऑफिसर लोगों का। और क्या बात है, हमारा इंडियन आर्मी हमारे झंडे को गिरने से बचाते हुए ऐसा कुछ थीम बनाया है उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। और फिर से एक बार हमारा झंडा हमारी नज़रों के आगे। और रोड्स बहुत अच्छे बन गए यार, लेह तक के कर्व्स है लेकिन रोड एकदम चकाचक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं बीच में काम चालू है परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत तो कच्चे रास्तों से बेहतर है कि थोड़े बहुत कच्चे रास्ते मिले, लेकिन जो एक्सट्रीम लद्दाख जिसे कहते थे वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है लेह तक के। अब आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेह तक के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये आर्मी के टैंक्स वगैरह रखे हुए हैं, म्यूज़ियम टाइप। ये गन वाली तोप वाली गाड़ियाँ, ये तोप मिसाइल्स नहीं, ये तोप दागने वाले ये है। और ये कल आते आते भी हमने देखा था इसको। और ये देखिए, ये फिर से वही गाड़ी, फिर से एक बार टैंक। यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। और आगे में कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है, तो शायद से कुछ बन रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है भाई पहाड़ी के ऊपर। इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? और भाई ये इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स चॉपर्स रखे हुए हैं, वायुसेना स्टेशन लेह है। क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार, सही में इतने बड़े बड़े इसके पंखे होते हैं और इतने बड़े बड़े चॉपर्स होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के पास। क्योंकि मैंने ये अपनी आँखों से देखा है जब हमारे नागपुर में वायुसेना में जब एयर शो हुआ था उस टाइम पे। एयरपोर्ट यहीं पे कहीं आसपास में ही है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुक करके प्लेन उड़ रहा है। ये देखो, ये यही कहीं उतरेगा ये प्लेन लेह एयरपोर्ट पे। हाँ, वो पीछे साइड में है ना लेह एयरपोर्ट। भाई देखो कितने पास से जा रहा है। ओ भाई साहब, हो वो देखो प्लेन जा रहा है, और वो वही आगे कहीं उतरेगा। अरे बाप रे, देखो पहाड़ी के कितने पास से जा रहा वो। अरे साला, पत्थर शाह गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। और ये देखिए आगे दिख रहा है आपको पत्थर शाह गुरुद्वारा, है ना। तो हम लोगों की डेस्टिनेशन यही थी। अब हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे और हम जाएंगे अंदर। गए बाहर, अब हम उतारेंगे जूते चप्पल अपने और जाएंगे अंदर। तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आए और ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है यहाँ का पत्थर साहिब गुरुद्वारे का। और ये ऊपर टॉप में जो दिख रहा है वहाँ पे भी मंदिर है, यानी गुरुद्वारे द्वारा है माथा टेकने के लिए। अंदर में मेन जो यहाँ का मेन गुरुद्वारा है वो नीचे साइड में है। तो यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोगों को मैं गाड़ी पे चलते चलते सुनाऊंगा। और यहाँ पे हमारे हितेश भाई के पहचान के एक भैया है, उनके फ्रेंड थे, तो हमारे को बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हमारी देखभाल हुई। तो मैं आगे चलते चलते गाड़ी में आपको यहाँ की कहानी बताऊँगा। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से।
करते हैं। और मैं सबसे पहले हितेश भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनके कोई पहचान के भैया के द्वारा हमको यहाँ पे एक सर ने पूरा पत्थर साहिब गुरुद्वारा घुमाया। और अभी हम लोग संगम के लिए निकल रहे हैं। यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो गुरु नानक जी थे वो अपनी तीसरी पद यात्रा पे निकले थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरी 4 पद यात्रा की, और वो तीसरी पद यात्रा में जब अपने करतारपुर से, यानी उनके सारी जितनी भी पदयात्रा निकलती थी, यात्राएं निकलती थी, वो करतारपुर से निकल करके करतारपुर पे ही ख़त्म होती थी। तो तीसरी यात्रा के दौरान जब वो निकले तो सबसे पहले करतारपुर से वो गए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से वो गए चाइना, और चाइना से फिर रिटर्न के टाइम पे जब लेह लद्दाख होते हुए यहाँ पे पहुँचे वो लेह में, तो पहले वो सिटी में रुके। सिटी में उन्होंने दातुन करते हुए नीम की लकड़ी को ऐसे गड़ा दिया, और वहाँ पे एक नीम का बहुत बड़ा पेड़ जगा। तो वहाँ पे अभी भी नीम साहब करके एक जगह है, प्रसिद्ध है। वहाँ पे एक मस्जिद है उसके जस्ट बगल में, मेन मार्केट में। और फिर वहाँ से निकलने के बाद जब वो ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमाया, यानी आराम के लिए बैठे वो। और बैठने के बाद में जब यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर एक राक्षस रहता था, वो कहते हैं, तो वो जब राक्षस को पता चला कि गुरु नानक जी यहाँ आए हैं, उनको देख करके यहाँ के लोगों को बहुत सुख शांति का एहसास हो रहा है और वो खुश थे यहाँ के लोग, तो उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और गुरु नानक जी को वहाँ पे आराम करता हुआ देखा तो उसने पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर गुरु नानक जी के तरफ ढकेल दिया। तो वो पत्थर जैसे ही नीचे आया तो वहाँ पे नीचे आकर के गुरु नानक जी से जैसे ही टकराया तो पत्थर मोम का हो गया। तो वो पत्थर के अंदर अभी भी गुरु नानक जी के बॉडी का शेप जो है वो दिखता है। वहाँ पे अभी गुरु नानक जी की फ़ोटो रख दी गई है। और जब वो राक्षस ने देखा कि पत्थर जाकर के गुरु नानक जी के पास चले गया और गुरु नानक जी को लग गया, तो वो देखने के लिए आया कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई। तो जो जैसे ही नीचे आया और उसने देखा कि गुरु नानक जी की मृत्यु नहीं हुई, तो उसने पीछे जाकर के पत्थर को डबल से लात मारी और वहीं पे उस पत्थर के अंदर उसका पैर फंस गया और उसका जो भी घमंड था राक्षस का वो चूर चूर हो गया। और वो चीज़ होने के बाद में राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या अपना गुरु नानक जी से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग करके यहाँ पे वो लोगों की सेवा करने लगा। और गुरु नानक जी यहाँ से रिटर्न करतारपुर के लिए निकल गए। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल्स। मैग्नेटिक हिल्स जाने के बाद में हम लोग वहाँ से सीधे जाएंगे संगम, और संगम जाने के बाद में हम वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे कौन सी रिवर एक साथ मिलती है और वहाँ पे बनता है 2 नदियों का संगम। और शायद से हम मैग्नेटिक हिल्स पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसा अलग सा एहसास होता है मैग्नेटिक हिल्स के पास आके कि जैसे कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, एकदम ख़तरनाक तरीके से, एक अलग सा। और जहाँ पे लद्दाख में गाड़ियाँ थ्रोटल देने के बाद भी भगती नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक हिल्स के पास आकर के गाड़ियाँ अपने आप चलने लगती है। तो चलो आगे चल के आपको मैग्नेटिक हिल्स दिखाते हैं। हम लोग पहुँचे थे मैग्नेटिक हिल्स और यहाँ पे हमने देखना चाहा कि हमारी गाड़ी चढ़ाव की तरफ जाती है कि ढलान की तरफ जाती है। ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने 2 जगह पे पानी डाला, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। तो जिधर साइड में स्लोप है उधर साइड में ही पानी जा रहा है, ढलान के साइड। ये देखो गाड़ी पीछे जा रही है, तो भाई स्लोप पे तो ऑब्वियस बात है कि गाड़ी पीछे जाएगी, लेकिन गाड़ी आगे जाने को ना। और गियर डालो हितेश भाई, गियर डालो, गाड़ी आगे जा रही है भाई। फिर मैग्नेट है कहाँ? मैं जानना चाहता हूँ कि मैग्नेट है कहाँ। साला, अरे हितेश भाई के जेब में दिख रहा है मैग्नेट। अरे ये तो पर्स है। चलो यहाँ की कहानी ख़त्म करते हैं और यहाँ से हम सीधे चलते हैं संगम की ओर। यहाँ पे हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, टॉप से। नीचे के लिए रास्ता कहीं उधर से ऐसे घूम के आता होगा। हाँ नहीं, नीचे जाएंगे ना तो ये एक रिवर आई है और वहाँ जाकर के दूसरी रिवर से मिल गई है। ये है संगम पॉइंट। आगे से नीचे उतरने का रास्ता होगा, हम देखते हैं और फिर आते हैं संगम पे। भाई आप लोग व्यू देखो संगम पॉइंट का। आगे वाला पहाड़, साइड में पहाड़, पहाड़ी पहाड़, उधर ग्लेशियर वाले पहाड़।
और ये देखो पहाड़। कल हम यहाँ पे नाइट से गए थे तो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुए होंगे, लेकिन दिन का देखो वो कुछ बाइकर्स नीचे से आ रहे हैं रास्ते पे से। चलो हम लोग भी जा रहे हैं। देख रहे हो कितनी गहराई पे नदी है यहाँ पे और कैसे गई है। नीचे आए और पूरा नीचे आकर के हम लोग अभी संगम वाले रोड पे लग चुके हैं। नीमू गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। नीमू गांव क्रॉस करके आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर लेह के लिए मिलेगा और एक ये संगम पॉइंट के लिए मिलेगा। और ये वेलकम टू ज़ंस्कार वैली 13 TF योजक 14 RCC, पता नहीं क्या है ये। और ये क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे खेलने के लिए। ओ भाई साहब, लैंडस्केप देखो, पहाड़ी का कटाव तलछट के ऊपर से बहुत ही खतरनाक तरीके से। संगम पे और ये देखिए उधर से एक रिवर आ रही है और इधर से एक रिवर आ रही है। ऐसे 2 रिवर्स मिल करके यहाँ पे बना है संगम। प्लेन भी इधर। हाँ ना, हाँ हाँ, यहाँ पे जीप लाइन और यहाँ से 7 किलोमीटर आगे बंजी जंपिंग का भी है। तो देखते हैं, पहले संगम दिखाते हैं आप लोगों को। नदियों का संगम है तो एक इंडस रिवर है और एक ज़ंस्कार रिवर है। ये दोनों यहाँ पे आकर के एक दूसरे से मिलती है और यहाँ पे बनता है संगम। और देखिए यहाँ पे जीप लाइन वगैरह का और भी क्या बोलते बंजी जंपिंग का भी है। और यहाँ पे क्राउड अच्छा खासा है अभी, क्योंकि लेह लद्दाख आने वालों का क्राउड बढ़ चुका है। और ये रिवर राफ्टिंग की नाव जाती हुई पता नहीं कहाँ जा रही है। और हमारे हितेश भाई भग गए जीप लाइन की तरफ और हम भी धीरे धीरे उधर ही बढ़ रहे हैं। हाँ, वो देखो कुछ लोग जीप लाइन पे लटक के जाते हुए, बहुत ही खतरनाक। हाँ, संगम को पास से दिखाया जाए आप लोगों को। ये है संगम, देख सकते हैं आप। तो देखिए ये रही इंडस रिवर और वो ज़ंस्कार रिवर, दोनों को मिला करके ये बना है यहाँ पे संगम। भाई साहब देख सकते हैं आप लोग संगम, बहुत ही खूब। संगम में ये देखिए कितना पानी ग्लेशियर से उतरता हुआ पानी है और बड़ा ही मटमैला सा पानी है और बहुत ही ठंडा भी है। मैंने हाथ डाला है, कम से कम ये पानी हमारे फ्रिज में रखने के बाद जितना ठंडा होता है उससे ज़्यादा ठंडा पानी है ये। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और मेरे जूते भीग जाए उसके पहले मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ऑलमोस्ट मेरे जूते भीग चुके हैं। पर कोई बात नहीं, सूख जाएंगे हवा में। और वो हमारे हितेश भाई उधर कहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऐसी तैसी करा रहे हैं अपनी। अच्छा आदमी है जैसा भी है। झूठ बोल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर, पक्का? मस्त। पत्थर साहेब, सांस फूल रही, बाकी कुछ नहीं है। पत्थर साहेब एक नंबर, एक नंबर। संगम एक नंबर। मैग्नेटिक हिल पे मज़ा नहीं आया लेकिन, है ना? थोड़ा वो मेरे को छुट्टा बनाना है ना? मैग्नेट का उल्लू बनाया है ना? तुमको मिलकर के बनाया, वैसे तो मैं अपने इधर भी नाम लिख लूं, है ना? मैग्नेटिक हिल। हाँ, अपने घर पे लिख देता, बोलना है ये नहीं? कूदने के बाद पता नहीं। हाँ, बता दूं कि हमारा संगम घूम के हो गया और हमारे आर्मी वाले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। बार बार उनका क्या बोलते कैंप गिर रहा है, टेंट गिर जा रहा है। और ये देखो ये हमारे ग्लव्स गिर गए। और आज यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा है तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोद्धि है, बोद्धि। और आज बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण वहाँ पे एक कैंप लगा है जहाँ पे हमारे को फ्री में पानी बॉटल और स्लाइस दिया गया है। एक वो ऐसे स्लाइस 2 दे रहे थे लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि एक ऐसा है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता थोड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि फ्री में आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, तो हमने लिया। लेकिन ये अभी पीने के लिए देखो कैसे मरमर कर रहे हैं हमारे हितेश भाई, बहुत जम के प्यास लगी बोलते। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे देखते हैं और कोई चीज़ मिलेगी कवर करने के लिए, तो कवर करते हुए हम जाएंगे। कितनी स्वच्छता है
ये जो इतने रास्ते साफ दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कचरा ना हो करके झाड़ू मारने वाले स्पेशल में रखे गए हैं। और अभी हम ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर का संगम देख करके हम लोग रिटर्न के लिए हो गए हैं। और हॉल ऑफ फेम करके यहाँ पे एक जगह है, अभी हम वहाँ जाएंगे, वो लेह में है। वो देख करके हम लोग निकलेंगे सीधे होटल के ऊपर। और ये जितने भी वर्कर्स बैठे हुए दिख रहे हैं, ये सब रास्ता झाड़ने के लिए है, ताकि यहाँ के रास्ते खूबसूरत दिखे। एक सिंगल कचरा नहीं है भाई यहाँ पे, एक सिंगल कचरा। इतनी साफ सफाई रखी गई है यहाँ पे। ये जो आप लोगों को ये पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए, ये कल आपसे मिस हो गए थे क्योंकि हम लेह पहुँचे थे नाइट में, और आप लोगों को ये व्यू नज़र नहीं आएगा। ये अभी जो बोर्ड दिख रहा है आगे, ये लेह सिटी के अंदर एंट्री का बोर्ड है। वैसे अभी तो हम लेह में ही चल रहे हैं, कारगिल के बाद हम लेह में ही घुसे थे, लेह लद्दाख रीजन में, परंतु ये लेह सिटी के अंदर का है। वेलकम टू लेह दिख रहा है। पैंगोंग यहाँ से 164 है, खारदुंगला 51 है और नुब्रा 137। हाँ हाँ, दोनों जगह 3 जगह जाने वाले ना, खारदुंगला, नुब्रा और पैंगोंग, तीनों जगह जाएंगे बोला। तो ये ऐसा कुछ व्यू है। चलो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं दूसरी जगह पे। अभी जो एक और प्लेस कवर करने वाले थे वो थी हॉल ऑफ फेम, और ये रहा हॉल ऑफ फेम। जाते टाइम दिखाया भी था मैंने आपको। तो अभी हम लोग यहाँ घूमेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये वॉर मेमोरियल है, ये वॉर मेमोरियल है, हॉल ऑफ फेम। जी सर, थैंक यू। जबलपुर अपने इधर का ये तो जबलपुर। तो ये है हमारे आर्मर्ड टैंक और ये जीप जिसके ऊपर से तोप के गोले निकलते हैं। ये एग्जीबिशन के लिए लगे हुए हैं, चक्के के ऊपर पेंट वगैरह मार करके एकदम स्पेशल में। और हमारे हितेश भाई फोटो निकालते हुए ये सारी फोटोज हमको भेजेंगे और देंगे। कितने रुपए लोगे मालिक? पर फोटो 20 रुपए बस बहुत सस्ता है यार हमारा फोटोग्राफर। हॉल ऑफ फेम, इंडियन आर्मी का वॉर मेमोरियल। तो चलो, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, बहुत अच्छी लाइन लिखी है और बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये सारी चीजें यहाँ पे घूमने लायक है। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट लेह एंड अराउंड, तो ये इतनी सारी चीजें है। ये PSO मोरारी लेक है, हॉट स्प्रिंग ये हमको मिलेगा, और पैंगोंग TSO जहाँ हम जाने वाले हैं। और फिर हम थांग से जाएंगे, थांग से हॉट वैली पे आएंगे और फिर वहाँ से चांगलांगला करते हुए ये गोम्पा मोनेस्ट्री है। और अभी हम लोग यहाँ पे लेह में हैं। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। हितेश भाई ने टिकट लिए है, उसका बैच भी मिला है, वो जब मेरे को। हाँ, ये कुछ इस प्रकार की टिकट है यहाँ और पे। ये इस प्रकार का बैच मिला है। और ये बैच है ये लगाने के लिए, देखिए 2 बैच 2 टिकट। तो चलो, तो अभी हमने म्यूजियम के अंदर एंट्री की और ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हिस्ट्री ऑफ लद्दाख और ये ज्योग्राफी ऑफ
जनरल जोरावर सिंह, द जीनियस जनरल। अब हम जिस सेक्शन में एंटर करने वाले हैं उसके बाद में कुछ जानकारी दी गई यहाँ पे, पढ़ लीजिए। और गैलरी क्या है पता नहीं। ये पहले कुछ ऐसे रास्ते हुआ करते थे, शुरू में आप देख पा रहे हैं कच्चे, और ऐसे स्थिति में हमारे इंडियन आर्मी दुश्मनों से लड़ करके जीत हासिल करती है। ये देखिए प्राउड टू बी इंडियन आर्मी। और ये 1962 का और ये मशीन गन ये कब जीते थे हम, और ये कब जीते थे नहीं ना। ये हमारे कुछ जवान जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, उनके नाम देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, परमवीर चक्र। और ये है मेजर शैतान सिंह, ये है नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, मेरा दोस्त यादव, प्रभु यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके बारे में तो सुना ही होगा आपने। राइफलमैन संजय कुमार। और आपको गैलरीज दिखा था जो कारगिल वॉर में पाकिस्तान से हम लोगों ने ये जीत में हासिल की है। महावीर चक्र से संबंधित लोग ये 1962 में सीनो इंडियन वॉर का कुछ सीन जो हुआ था उसके बारे में है यहाँ पे। और ये 1965 का फिर से पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग हुई थी। ये किसी पाकिस्तान सोल्जर के द्वारा लिखा गया पत्र है, जो लेटर जो इंडियन आर्मी को लिखा गया था शायद से, पता नहीं, मैंने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, आप पढ़ लीजिए। ये 1947 का इंडो पाक वॉर। सबसे पहले आप लोग कहाँ देखेगा,
मेरे सामने आप लोग के पीछे की तरफ शायद आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, सुना? ये कोना से लेकर लास्ट कोना तक सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दे रखा आर्मी ने, है ना? सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता है, क्या चीज की जरूरत पड़ता है, वो भी इसके अंदर से सब लूट कर रखा हुआ है। यहीं से लेकर लास्ट कोना तक पूरा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग बाद में देख सकता है, बाद में पढ़ सकता है। आप लोग के सामने यानी मेरे पीछे जिन्हें भी बोर्ड टंगा हुआ या फोटो टंगा हुआ है, ये क्या चीज है? कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के साथ कहां कहां क्या क्या हुआ सब कहानी बोर्ड पर दे रखा है, यहां से लेकर लास्ट कोना तक। बाद में देख सकता है, बाद में पढ़ सकता है। ये 20 में से शोकेस के अंदर कुछ हथियार लूट कर रखा हुआ है। ये क्या चीज है? ये हथियार अपने इंडियन आर्मी का हथियार नहीं है, ये पाकिस्तान के हथियार है। 19 लड़ाई के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के हथियार कैप्चर करके लाया हुआ है। आप लोग को दूर से दिखा देता 5 और 6 हथियार दिखा दे रहा है। जब सामने पहुंचेगा तो कम से कम 10-12 हथियार देखने के लिए मौजूद मिलेगा। हर हथियार के साथ नाम लिखा मिलेगा। ये हथियार का नाम क्या है, कौन सी जगह से कैप्चर करके लाया हुआ है, वो भी आपने बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर। एक किस्म का आर्मी ने क्या बना हुआ, कारगिल वॉर का मैप बना हुआ है। आर्मी क्या नाम से पुकारता है इसको, सैंड मॉडल। आर्मी कब बनाता है, युद्ध चलने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद अपने से सीनियर को विभिन्न तौकत बनाता है। जैसे कि मैं आज आप लोग को जरा ध्यान से सुनना है। ये जिन्हें भी रेड से खींचा हुआ है, ये रोड है, कच्चे रोड या पक्के रोड, जिन्हें भी नीला रंग से खींचा हुआ है, ये रिवाज है, छोटे रिवाज बड़े रिवाज। कुछ मेरे तब इंडिकेट कर रहा है, ये कोना से लेके वो कोना तक। ये क्या है, एलओसी है। एलओसी का मतलब क्या होता है, ये आवाज सभी के पास होना चाहिए। क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन कंट्रोल से पीछे लाल रंग से लिखा हुआ है, गुत्ता मथियल बिजोत मोरल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, पीओके। पीओके का मतलब पाकिस्तान क्या नाम से पुकारता है, आजाद कश्मीर नाम से पुकारता है। 19 लड़ाई से पहले कुछ गांव वहां मौजूद थे। पाकिस्तान से रिवाज आता है, वो इंडिया के अंदर बहता है। कौन सा रिवाज, शिंगार रिवाज, पाकिस्तान से आके इंडिया के अंदर बहता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, 19 युद्ध कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ था। सबसे पहले इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी आपस में बातचीत कर रखा हुआ था, जिनको हम पुकारता समझौता, यानी शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के दौरान दोनों ने क्या बातचीत चला, तो विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम टॉप के ऊपर ना कि पाकिस्तान रहेगा ना कि इंडिया रहेगा, कहने के मकसद दोनों नहीं रहेगा, केवल विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम। ये पाकिस्तान के साथ बातचीत हुआ था, विंटर के टाइम कोई भी नहीं बैठेगा बोल के। उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद विंटर के टाइम, बर्फ के टाइम इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर आकर दोनों हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने साथ नहीं किया। पाकिस्तान ने क्या किया, हमें धोखा दिया था। क्या दिया था, धोखा दिया था। पाकिस्तान को मालूम था इंडियन आर्मी कारगिल के अंदर दोनों चुका, सोच के पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करके अपनी एरिया के अंदर घुसपैठ हो चुके थे। अपनी एरिया के अंदर कहां घुसपैठ हो चुके थे, पाकिस्तान एलओसी क्रॉस करने के बाद। शायद आपने सुना होगा दरास के अंदर तोलोलिंग, पवन पोजेरू, टगार हिल और सब टॉप के अंदर, कारगिल के अंदर कसर मद्दास 5608, बटालिक के अंदर यल्दोर जुवारेड मुंतोदालू खंडुआ बार। टोटल पाकिस्तान बटालिक से लेके कारगिल से लेके दराज तक 134 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ चुका था, अपने एरिया के अंदर एलओसी क्रॉस करके। वो लोग भी धोखे से कब्जा कर रखा था हमने अपने एरिया को। बाद इंडिया को कैसे पता चला कि हमारे एरिया के अंदर पाकिस्तान घुस चुका है। कारगिल के अंदर एक सिविलियन थे, लद्दाख के लोग, 4 बार बैल बकरी चलाने वाला है, जिनका नाम था काशी नामग्याल था। क्या नाम था, काशी नामग्याल। उसी ने देखा था। उसी ने कैसे देखा, वो 4 बार होने से कारण से हर साल आप दोनों होते रहते थे। 19 लड़ाई से पहले उन्होंने क्या किया, अपना बैल बकरे लेके चाल पड़ा। कहां पहुंचा, यादव के टॉप के नीचे पहुंचा। यादव के टॉप के ऊपर सिविल ने शुरू में क्या देखा, तो शुरू में देखा एक सिविल ने 8 या 9 आदमी देखा, कुछ पता उनसे बैंका बनाते, लंबे चौड़े पटाने सूट पहना देखा। देखने के बाद क्लियर पता चला 4 बार को। उसके बाद 4 बार ने क्या किया, अपने बैल बकरे गोपाल लेके बटालिक सेक्टर के अंदर जाके आर्मी को खबर देना शुरू कर दिया, भाई आप लोग देख लेना टॉप के ऊपर तो पाकिस्तान है बोल के। आर्मी को खबर मिलने के बाद आर्मी ने क्या किया, सिविल के बातें सुन के एक पेट्रोलिंग टीम बना दिया था, ताकि देखने के लिए भेजने के लिए। पेट्रोलिंग जाने के लिए आर्मी ने कितना चुना था, 11 आदमी चुना था। 11 में से 10 जवान थे। एक टीम लीडर के साथ में भेजा, जिनका नाम था कैप्टन सौरभ कालिया था। क्या नाम था, क्या नाम था, कैप्टन सौरभ कालिया के साथ। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 11 में पेट्रोलिंग के लिए भेजा तो था, लेकिन क्या हो गया, 11 में से एक भी लौट के वापस नहीं है, एक भी। इसीलिए बोलता कारगिल युद्ध अचानक युद्ध हुआ था। जब 11 में लौट करना आने से कारण से लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था एकदम कट्टे करना शुरू कर दिया।
लेकिन उस दौरान उस वक्त मैं खुद आर्मी में ड्यूटी कर रहा था, सर्विस कर रहा था उस टाइम मेरा ड्यूटी कहाँ पर थे, पेंगुल के अंदर था। हमें भी मालूम नहीं था। रात के 11 बजे वहां गाड़ी पहुंचा हमारे ट्रिप को लेने के लिए। बोला कारगिल के अंदर युद्ध चलने वाला है, यहाँ ड्यूटी वाला रख के चलना शुरू करो। आर्मी में क्या होता है, आर्मी में होता आदेश होता, आर्डर होता, और क्या हो सकता है। रातों रात जाने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 4 बजे कारगिल तक पहुंच जाता है। लद्दाख के अंदर जितना भी आर्मी था इधर इकट्ठे हो चुके थे, उसी के बीच में मैं खुद मौजूद थे। पूरा आर्मी इकट्ठे होने के बाद हमारे कारगिल वॉर कहाँ से शुरू किया था, बटालियन सेक्टर से शुरू किया था। बटालियन सेक्टर से क्यों शुरू किया था, क्योंकि हमारे कैप्टन सौरभ पहले के साथ जो 11 में जो पेट्रोलिंग टीम गया था वो बटालियन सेक्टर से गया था, बटालियन सेक्टर से लौट के नहीं आया। इसीलिए युद्ध शुरू बटालियन सेक्टर से हुआ था। इस जगह का नाम हमको करता सफेद सगर। सफेद सगर इसीलिए रखा हुआ था, ये ज्यादा हाइट के ऊपर था, ऊंचे जगह पर थे। इनको दोबारा रिकैप्चर करना, अपने जमीन हमने वापस लाने के लिए इंडियन आर्मी को लगभग 1 महीने का समय लग गया था। 1 महीने के दौरान ज्यादा हाइट होने से कारण से अपने एयरफोर्स के साथ मिलजुल के लड़ना पड़ा। ताकि उस टाइम आपने क्या किया, हवा जजुम से ऊपर से बम बरी फेंकना शुरू कर दिया। बाकी आर्मी ने नीचे से अटैक करके 1 महीने के दौरान दोबारा रिकैप्चर कर दिए थे। अपने जमीन हमने ऊपर लाया भी था, लेकिन उस दौरान उस वक्त हमारे एक टीम लीडर था जिनका नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे था, 11 जेल के थे। वो यादव के टॉप के ऊपर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदल को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र इंडिया के नंबर 1 में आता है। पूरे को पूरा रिकैप्चर करने के बाद अपने जमीन हमने वापस लाने के बाद नेक्स्ट हमारा था तोलोलिंग। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करना मेन मकसद क्या था, तोलोलिंग के नीचे से एक रोड जा रहा है, MS1 हाईवे 1। ये रोड कहां से आ रहा है, सीनार से आ रहा है। सीनार से होते दुजिला, दुजिला होते दराज, दराज होते कारगिल, कारगिल होते लेह के साथ जोड़ रहा है। ये रोड कहां से आ रहा है, तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। पाकिस्तान की निगरानी में थे। अगर तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर नहीं करने से आज इसके ऊपर कौन होगा, आप बताओ कौन होगा? पाकिस्तान। आवाज नहीं आ रहा, कौन होगा? कौन होगा? पाकिस्तान। क्या हम ऐसा होना देगा? नहीं। ऐसा होना देगा? नहीं, कभी नहीं। अगर हमें दोबारा रिकैप्चर नहीं करने से युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने क्या करना था, ये रोड को कट ऑफ कर देना था, बंद कर देना था। दिक्कत किसको पड़ना था उस टाइम, अपने इंडियन आर्मी को दिक्कत पड़ना था। किसको? इंडियन आर्मी को। इसीलिए हमारे जो ना तोलोलिंग रिकैप्चर करना मेन मकसद था। तोलोलिंग दोबारा रिकैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन उजन थपर था। क्या नाम था? कैप्टन उजन थपर। उस समय की उम्र कितना हो रहा था, 22 साल की उम्र था, 22। ये ऑफिसर थे। उनको टीम लीडर के लिए चुनने के बाद लड़ाई जाने से पहले उसने क्या किया, अपना खुद के फदर मदर के नाम पर एक लेटर लिख कर रखा हुआ था। अगर आप वो लेटर पढ़ना चाहता, देखना चाहता, ये दीवार के ऊपर मौजूद दे रखा खुद के फोटो के साथ, बाद में जरूर पढ़ के जाना क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने रिकैप्चर के दौरान इस जगह पर शहीद भी हुआ था, तो उन्होंने दोबारा रिकैप्चर कार भी दिया था। तो उन्होंने दोबारा रिकैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम आता हूँ फाबन प्रोजेक्ट रिकैप्चर करना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग के दिल में ये डोट रह जाता, आप लोग सोचता ये नंबर क्या सीधे रखा होगा। ये नंबर कोई जमीन के नंबर नहीं है, ये ऊंचा मीटर हेड दे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले से पाकिस्तान घुस जा चुके थे। इंडियन आर्मी को दोबारा रिकैप्चर करने के लिए ज्यादा समय लग गया था। अब हमारे बारी है 514 कैप्चर करना है। 514 कैप्चर करने के लिए आर्मी ने क्या किया, फिर एक टीम बना दिया, फिर एक टीम लीडर चुना। जिस टीम लीडर का नाम था कैप्टन विक्रम बतारा था। क्या नाम था? कैप्टन विक्रम बतारा। क्या नाम था? विक्रम बतारा। उसका दूसरा नाम भी था, क्या था? शेरशाह। क्या था? शेरशाह था। उनको टाल दिया था 514 कैप्चर करने के लिए। 514 ने कैप्चर कर दिए थे। जिन्ना पाकिस्तान थे अदायरे में शहीद, अदायरे से भागना पड़ा है। रिकैप्चर के दौरान खुद को भी 2 गोली लग चुका है, तब भी अपने की परवाह नहीं करता हो। देश की चिंता, देश की परवाह करता है। रिकैप्चर करने के बाद आर्मी में क्या होता है, आर्मी में होता है अपने से सीनियर होता है, वो तो कैप्टन से 3 स्टार वाला है। अपने से सीनियर को 4 लाइन से मिसेज पास कर लेता है। वो 4 लाइन का क्या मिसेज पास कर लेता है, तो ये दिल मांगे मोड़ मिसेज पास कर लेता है। क्या होता है, लिखा होता है दिल मांगे मोड़। दिल मांगे मोड़ का मतलब आर्मी का क्या होता है, कोर्सेल होता है। वो अपने से सीनियर को बता रहा है, मुझे अभी भी दिल कर रहा है दूसरी जगह दिलाओ, मैं वहां से भी पाकिस्तान हटाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ था। उसके बाद उसके सीनियर को दोबारा आदेश दिया जाता है 514 कैप्चर करने के बाद अपना टीम को लेके फॉरेन सेक्टर के टॉप पर कैप्चर करो। यानी फॉरेन सेक्टर टॉप पर कैप्चर करके दौरान यानी उनको 5 गोली लगने से कारण से फॉरेन सेक्टर टॉप के ऊपर शहीद हो जाता है। कौन शहीद होता है? कैप्टन विक्रम बतारा। शहीद होने के बाद उनके काम को देख के, उनके बदूर को देख के इस जगह पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है।
बाकी उसके सती बचा कुचा ने 1 महीने के दौरान पूरे को पूरा रिकैप्चर कर देता है। फॉरेन सेक्टर कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट हम बताऊं टगार हिल। टगार कैप्चर करने के लिए आर्मी ने अलग सा एक रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है, जिस रेजिमेंट का नाम था 18 ग्रेनेडियर था। 18 ग्रेनेडियर ने पूरे को पूरा रिकैप्चर को कर देता है, लेकिन वो रिकैप्चर के दौरान 18 ग्रेनेडियर के एक रिफॉर्ममैन जिनका नाम था युगेंद्र सिंह यादव था, यानी कैप्चर के दौरान यानी उनको 17 यानी 70 अंगुली लगने के वजूद भी, गर्ल होने के बाद भी टगार के टॉप के ऊपर अपना इंडिया की तिरंगी लहरा के 3 बार भारत माता की जय पुकार के आता है, आज भी जिंदा मौजूद है। मैं कारगिल इस जगह का नाम पकड़ते तलवार नाम से। 2 मई को हमारा युद्ध कहां से शुरू हुआ था? बटालिया सेक्टर से शुरू हुआ था। 26 जुलाई को कारगिल के अंदर का लड़ाई समाप्त हुआ था। ये लड़ाई 2 मई से चला 26 जुलाई तक, एक दिन एक रात में रुकावट नहीं हुआ, लगातार लगभग कितना महीना हो रहा था? 3 महीना हो रहा था। 3 महीने के दौरान जितना भी पाकिस्तान बटाली से लेके कारगिल से लेके दराज तक अपनी रेखा पाकिस्तान घुस चुके थे, लगभग 3 महीने के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को अपना जमीन से एक छोटा सा भी टुकड़ा तक उठाना अटेम्प्ट नहीं दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को लगभग 3 महीने के दौरान ये देश को सुरक्षा करते करते उस टाइम अपना इंडियन आर्मी कितना शहीद हुआ था? 527। इसीलिए हमारा हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस से मनाता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। कारगिल वॉर समाप्त हो गया। सबसे पहले हमारी एरिया के जो पाकिस्तान घुस चुके थे, एक्चुअली किसने देखा था? चारवा ने, जिसका नाम था ताशी नामग्याल था, है ना, उसी ने देखा था। दुनिया ये भी बोलता है जो ना चारवा को एक मेडल का हक था बोलता है ना, एक्चुअली उनका हक था वो सही में, क्योंकि उस दिन टाइम पर नहीं बताने से पूरा पाकिस्तान और भी बाहर जाना था, लेकिन उनको मेडल शेडल तो नहीं मिला। आप लोगों को पता होना चाहिए आर्मी की तरफ से हर महीना उसको 25,000 तनख्वाह देता है, ठीक है, अभी भी देता है आर्मी की तरफ से 25,000 तनख्वाह। जब उसने देखने के बाद उन्हें किसको खबर दिया था? आर्मी को खबर दिया था। आर्मी ने क्या किया? कैप्टन सौरभ काली के साथ 11 वक्त पेट्रोलिंग के लिए भेजा। मैंने ब्रीफिंग के दौरान आप लोगों को बोला था लौट के नहीं आया, बोला था। एक्चुअली हकीकत बात क्या हो गया था, मैं कारगिल वॉर लड़ चुका हूँ। 11 आर्मी को जो ना पाकिस्तान उसी दिन नहीं मारा, आपको पता होना चाहिए। कम से कम 22 दिन टॉर्चर करके रखा हुआ है। 22 दिन के दौरान हमारे 11 आर्मी की क्या हालत बना कर रखा उन्होंने, पता है आपको? जिंदा रख के हर एक दिन एक नाखून खींचते रहा। किसी के हाथ कटा हुआ था, किसी के पाँव कटा हुआ था, जिन्हें भी सिगरेट बीड़ी पाकिस्तान पिया था उस टाइम काम बुझा हुआ था, अपने आर्मी के जिस्म के ऊपर बुझा कर तबाह कर रखा था। जो आप लोगों में कैप्टन सौरभ काली का नाम लगा था, उनको तो अभी देखने का लायक नहीं बना कर रखा था, और भी तबाह कर रखा था। उनके तो दोनों आंखें बाहर निकाल के रखा हुआ था। उसको देख के भी इंडियन आर्मी ने ऐसे कदम नहीं उठाया। कभी इंडिया में काट सकते थे, उनके बदला ले सकते थे, उनके हाथ पांव काट सकते थे, लेकिन हमारे साथ हमारा ऑफिसर चाहता वो क्या बताता है ना, जो पाकिस्तान कर रहा है ऐसे नहीं करना है। उन्हें हाथ कटा पांव कटा हमने नहीं करना है, क्योंकि हम जवान से दुश्मनी नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी है। अगर हमने उनके टंगे काट के भेजेगा या हाथ काट के भेजेगा तो उनके लाश में होता डेड बॉडी कहाँ जाता है? उनके घर में जाता है। उनका भी माँ बाप होगा, बहन भाई होगा, बीवी बच्चा होगा, वो दुख पर दुख हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, इंडिया ने सिखाया। उसके बाद भी लास्ट में क्या हो गया, बटालिया सेक्टर के अंदर जो युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान का मरा हुआ 3 आदमी अपने इंडिया में छूट रखा था, रह चुके थे। इंडियन आर्मी को क्लियर पता चला पाकिस्तान के आर्मी है। इंडियन आर्मी ने उसी टाइम पाकिस्तान को बताया आपके 3 आदमी अभी भी हमारे लिए पड़ा हुआ है, आपके लेके जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया इंडियन आर्मी को? उन्होंने सीधा इनकार कर दिया, हमारे नहीं बोल के। तब इंडियन आर्मी वो 3 आदमी को ऐसा दे के आया, ऐसे छोड़ के नहीं आया। इंडियन आर्मी ने अपने जमीन को खुदा करके उसके अंदर दफन करके आया, ऐसे छोड़ के नहीं है। इंडियन आर्मी बहुत अच्छे काम किया, ऐसा दे के आ रहा है, उनकी तरह नहीं कर रहा है ना। बार बार आपको जो सिविल और आर्मी हम लोग मुंह से क्या निकलता है, कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल के लड़ाई हुआ, नहीं बोलता है। कारगिल का युद्ध कहाँ हुआ था? 1-2 जगह पर हुआ था, जो खुद युद्ध लड़ चुका नहीं हूँ। ज्यादातर हमारे बटालिया और दराज के अंदर हुआ था, है ना। ये जो शहीदों के जो ना 527 के आदमी का जो ना, ये जो हमारे जो कहाँ बना हुआ था, जो क्या बोलता था वॉर मेमोरियल दराज के अंदर है। 26 जुलाई भी दराज के अंदर मनाता है। कारगिल से 22 किलोमीटर जाना पड़ता तब दराज पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंचता है। बार बार फिर कारगिल के नाम क्यों लेता है? अभी आप लोग लद्दाख आने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह एक कारगिल। ये दराज अलग सा डिस्ट्रिक्ट ना होने से कारण से वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है, इसीलिए कारगिल के नाम लेता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2019 में गलवान में हादसा हुआ था चाइना के साथ,
ये गलोन एरिया कहाँ मिलेगा आप लोग को? कल आप लोग जाएगा नुब्रा से पेंगोंग की तरफ, उनके बेस में मिलेगा। गलोन में क्या हुआ 2019 के अंदर चाइना के आदमी घुस पे चुका है, कम से कम 500-600, कम नहीं था। वो लोग आया था पेट्रोलिंग के लिए आया था, लेकिन लौट के वापस नहीं गया। उन लोग तंबू लगा के वहां नाला के अंदर बढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी को क्लियर पता चला ये जो वापस जाने वाला नहीं, सोच के अपना इंडियन आर्मी भी तो कम से कम 500-600 आर्मी वहां देखने के लिए किया था। अपना इंडियन आर्मी जाते समय कैसे किया था? क्योंकि कोई युद्ध नहीं था, लड़ाई नहीं था, हथियार बंदूक लेके कोई भी नहीं गया, सब जो भी किया खाली हाथ किया था। इसी में किया था, चाइना के साथ बातचीत करने के लिए किया था। वहां पहुंचने के बाद, गलवान पहुंचने के बाद क्या हो गया, चाइना आर्मी इंडियन आर्मी आपस में बातचीत करते करते आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक आर्मी की तरह नहीं, एक सिविलियन की तरह, डंडा से मारना, पतालों से मारना। डंडा में से खाली डंडा नहीं था, डंडे के ऊपर कंटेटा लपेट के दोनों ने मारना शुरू कर दिया। वो धक्काबाजी के दौरान अपनी एरिया के अंदर आदमी किना आर्मी शहीद हुआ था 21। उसमें से हमारे 20 जवान थे। एक टीम लीडर था जिनका नाम था कर्नल संतोष बाबू था, बिहार रेजिमेंट के थे, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। अपना टीम लीडर भी उस जगह पर शहीद हुआ था। शहीद होने के बाद उनको क्या मिला था? महावीर चक्र, इंडिया के 2nd नंबर में आता। उस जगह पर चाइना का भी बोलता, कम से कम 30-40 आदमी शहीद हुआ बोलता, लेकिन चाइना वाला ने आज तक न्यूज समाचार में एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर वो 30-40 आदमी शहीद हुआ कौन बता रहा है? जो अपने इंडियन आर्मी खुद वहां मौजूद किया, वो लोग बता रहा है। वो लोग क्या बता रहा है? वो लोग ये बता रहा है, जाते समय खलियार तू गया था, लौट के आते समय अभी खलियार लौट के नहीं आया। चाइना के 30-40 आदमी शहीद कार के आया। उस समय वो नाम किसका ले रहा था? लेह डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा था, है ना। इसी तरह कारगिल के नाम इसीलिए लेता है। आप लोग को पता होना चाहिए लद्दाख के आने के बाद, शायद नुब्रा से आगे जाने के बाद में सुना होगा तुर्तुप, ये वो भी पहले किसका था? पाकिस्तान के थे। ये 71 के युद्ध के दौरान इंडिया ने कैप्चर करके लाया हुआ है। 71 में 2 युद्ध हो चुका है, उसके बाद भी एक बांग्लादेश में लद्दाख के अंदर, उसी टाइम तुर्तुप इंडिया ने कैप्चर करके लाया हुआ। उससे पहले वो वहां के किसका था? पाकिस्तान के थे। लड़ाई के दौरान क्या हो गया था? वहां का रहने वाला पहले से पाकिस्तान का होने से कारण से आधा से ज्यादा खान भाग के पाकिस्तान में भाग गया, आधा से कम इंडिया के अंदर रह चुका है। अब अभी वो किसका हो गया? अपना इंडिया के तो हो चुका है। अभी उनके रिश्तेदार ज्यादा कहां पर मिलेगा? लद्दाख के अंदर नहीं मिलेगा, उनके रिश्तेदार ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि युद्ध के दौरान ज्यादा विचार किया होता है, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई। ठीक है सर, अब मेरे को सबब हो गया, अब मेरी तरफ से दोबारा जय हिंद। तो दोस्तों हमने दिन भर में जो घूमा हमने आपको दिखाया। अभी हम ले मार्केट में आए थे, वैसे तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन ये छोटी छोटी शॉप्स खुली हुई है। भाई दिखा दो थोड़ा शॉप। हमने यहाँ से कुछ सामान लिया है फैमिली के लिए, और ये देखो हमने इसको ट्राई किया। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, हम लेंगे नहीं, लेकिन बजा के दिखाते हैं। ये मेडिटेशन है यार। तुम लोग ना चलो निकलते। आप लोग शायद से साउंड सुन पा रहे होगे। क्या हुआ जरा? बहुत ही प्यारा साउंड है। जिसको भी थोड़ा सा तकलीफ है या वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। कितने का तो ये? कभी ले आए, ये 1800 रुपीज़ का है। वैसे कुछ कम भी कर देंगे यहाँ पे, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आई होप सो कि अगर मेरे पास ले जाने के लिए जगह होती तो मैं ज़रूर ले करके जाता इस चीज़ को, बट कभी नेक्स्ट टाइम मैं ले आया तो ज़रूर ले करके जाऊँगा।